मैं उत्कर्ष शर्मा, मेरा एक बैग्स का ब्रांड मैं रन करता हूँ जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे मैं सेल्स करता हूँ। मैं जिसमें सारे टाइप के बैग्स अभी मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं और सेल्स भी कर रहे हैं, जिसमें हमारे गर्ल्स के हैंड बैग से लेके सेलिंग बैग्स और बॉयज़ के लिए ट्रैवल बैग्स और बच्चों के लिए बैकपैक्स, सब कुछ हम उसमें सेल्स कर रहे हैं अभी। और इन फ्यूचर एक अच्छी रेंज हम बनाने वाले तो क्या नाम है भाई ब्रांड का? मेरे ब्रांड का नाम है। अगर कोई नया फंड स्टार्ट कर रहा है ई कॉमर्स, तो उसको क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसको अपने दिमाग में रखनी चाहिए वाइल स्टार्टिंग अ ब्रांड? और डेली आप कितने ऑर्डर्स निकाल लेते हो? हमारे वही है 150 से 200 ऑर्डर्स पर डे। अगर आज की तारीख में कोई इंसान स्टार्ट कर रहा है तो उसको किस कैटेगरी से स्टार्ट करना है? आपका रिटर्न रेट कितना है? जो सेल्स टाइम होता है ना, तो लोग ऑर्डर करते हैं। ऐसा कोई मेमोरी बताओ कि आप मतलब इस दिन बहुत अच्छा दिन गया या ये मंथ बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छी सेल हुई, मतलब बिगेस्ट टर्नओवर क्या रहा है? वो होती है। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि आपका बहुत बड़ा लॉस हो गया हो? उसमें एक कंपनी को मैंने दिए थे 47,000 के अराउंड मैंने दिए थे। तो अगर कोई नया स्टार्ट कर रहा है तो कितने मिनिमम बजट से स्टार्ट कर सकता है? आपने इनिशियली क्या मिस्टेक्स करी हैं जिससे आपको लॉस हुआ है? पर डे 1000 बैग्स बेचता था। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो ऐसे कौन से मिथ्स हैं जो आप क्लियर करना चाहोगे इस मीडियम से? सबसे बड़ा मिथ तो है कि एक महीने में ई कॉमर्स से पैसा कमाए लाखों रुपए। तो अगर आपको बोला जाए कि एक एडवांटेज मीशो का और एक ड्रॉबैक, तो आप क्या बोलोगे? एक हीरो प्रोडक्ट को निकालने का, एनालाइज करने का बेस्ट तरीका क्या? पता नहीं कैसे कैसे स्टाफ बिठा रखा उन्होंने वहाँ पे। हाँ, पूछते कुछ है, बताते कुछ। अच्छा। इतने थोड़े पढ़े लिखे ज्यादा स्टाफ बैठे हैं पीछे। फुल टाइम जॉब में जो लोग होते हैं वो अगर साथ में ई कॉमर्स स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या ये पॉसिबल है, और अगर हाँ तो कैसे टाइम मैनेज? फुल अपनी एफिशिएंसी से करते हैं। ई कॉमर्स में हमने ऐसा सुना है कि चोरियां बहुत होती हैं, जो डिलीवर करता है सामान तो बीच में से सामान गायब हो जाता है, तो ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है? एक बार मेरा जो बैग्स है ना, वो मार्केट में बिक रहे थे 100 रुपए में। कोई भी डिलीवरी बॉय आपका ऑर्डर पिकअप करने ही नहीं आ रहा है तो उसमें क्या करें? क्योंकि मीशो का रिस्पॉन्स आता लेट। जो ड्रॉप शिपिंग होती है, तो ड्रॉप शिपिंग डेड हो चुकी है या अभी भी अपॉर्चुनिटी ड्रॉप शिपिंग में बाकी है? अब एक न्यू ड्रॉप शिपिंग आई है मार्केट में, वो अभी बहुत कम लोग कर रहे हैं। हमने भी बस अब जस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। उत्कर्ष भाई, वेलकम टू अनफिल्टर्ड विद देव। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें अपना एपिसोड, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप व्यूअर्स को दें। मैं उत्कर्ष शर्मा, मेरा एक बैग्स का ब्रांड मैं रन करता हूँ जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे मैं सेल्स करता हूँ। मैं जिसमें सारे टाइप के बैग्स अभी मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं और सेल्स भी कर रहे हैं, जिसमें हमारे गर्ल्स के हैंड बैग से लेके सेलिंग बैग्स और बॉयज़ के लिए ट्रैवल बैग्स और बच्चों के लिए बैकपैक्स, सब कुछ हम उसमें सेल्स कर रहे हैं अभी। और इन फ्यूचर एक अच्छी रेंज हम बनाने वाले तो हैं। क्या नाम है भाई ब्रांड का? मेरे ब्रांड का नाम है क्लूची। क्लूची। तो ये कहाँ से आइडिया आया कि हम ई कॉमर्स में उतरते हैं और खुद का ऐसा बैग का ब्रांड बनाते हैं? ये आइडिया तो मेरे एक दोस्त ने दिया था, वो साथ में, तो उसके थ्रू मैंने स्टार्ट किया था बैग्स का। वो सेम कैटेगरी में बैग्स में सेल्स करता है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से स्टार्टिंग हुई थी। तो वहाँ से आइडिया आया, धीरे 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 सीख सीख के फिर हम उस बात पे जा रहे हैं। तो कितना टाइम हो गया आपके ब्रांड को? मेरे को ब्रांड को मेरे 3 से 3.5 साल हो गए हैं, बट मेरे को सेलिंग करते हुए 4 से 4.5 साल हो चुके हैं। अच्छा। तो जो ये क्लूची ब्रांड है, तो इसका आप मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हो या आप आउटसोर्स करते हो? मैन्युफैक्चरिंग खुद भी करते हैं। सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग खुद करना पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा आउटसोर्स भी करना पड़ता है। अच्छा। मैक्सिमम हमारा खुद होता है, बट थोड़ा बहुत हमें आउटसोर्स करना ही पड़ता तो आपका क्या बैकग्राउंड है, मतलब कहाँ से क्या पढ़ाई करी, और मतलब कभी का नौकरी करी, ये बिजनेस माइंडसेट कहाँ से आया? है। मेनली है मेरे फादर की ऐसे शॉप थी, मतलब मोबाइल की। हाँ हाँ। तो वही स्टार्टिंग से 2000 से लेके 2020-21 अभी भी है, बट अब मैंने उसको बैग्स में कन्वर्ट कर दिया है। और पढ़ाई मैंने गवर्नमेंट स्कूल राजकीय प्रत्यय विकास विद्यालय से करी है 12th तक। 12th के बाद मैंने एसएससी के एग्जाम प्रिपरेशन कर रहा था मैं मुखर्जी नगर की। माइंडसेट उस टाइम ये था कि हमें वो करना है, सरकारी नौकरी की तैयारी। कोई कॉलेज नहीं, कुछ नहीं। कॉलेज हम सोल से मैंने एसओएल ओपन से मैंने वो कर दी थी फॉर्म। और उसके बाद मैंने 3 साल मैंने टारगेट लिया था, मैं 3 साल तैयारी करूंगा। जब तक मेरी ग्रेजुएशन होगी तब तक मेरी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी सीजीएल के लिए। तो उस टाइम वो सोच के किया था। फिर बीच में ही मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया था साथ साथ। वैसे माइंडसेट स्टार्टिंग से बिजनेस का था, बट वही है घर वालों का कि क्यों टाइम वेस्ट करना है या अभी इस चीज में, मतलब बिजनेस के लिए उन्होंने मना नहीं किया। कोई आइडिया नहीं था जब। वही है, उस टाइम मैं प्रिपरेशन कर रहा था। बीच में थोड़ा सेटअप मेरा अच्छा हुआ तो मैंने प्रिपरेशन बीच में छोड़ दी। और प्लस मैं साथ साथ वो कर रहा था डीएलएड, कि बच्चों को
टीचिंग के लिए। तो मेरे 2 प्रिपरेशन चल रही थी साथ साथ, एक एसएससी की, उसके बाद ड्रॉप करने का फिर मैंने साथ साथ सोचा कि मैं टीचिंग तो कर ही लेंगे, 2 बजे तक तो पढ़ाना है बच्चों को, उसके बाद फ्री हैं तो भी बिजनेस साथ साथ चल सकता है। तो मैंने फिर टीएन एकेडमी है, उसमें मैंने कोचिंग ली उसकी एग्जाम की, गवर्नमेंट के लिए, सेम डीएसएसबी के लिए। तो वो भी फिर मैंने बीच में छोड़ दी। मैं कुछ नहीं, अपना फुल टाइम बिजनेस पे ध्यान देते हैं, वो सबसे बेस्ट है। तो ये जो 3 साढ़े 3 साल का सफर रहा है आपका, तो ये इस जर्नी के बारे में हमें बताएं कि इनिशियल जब चालू किया था तब कैसा रिस्पॉन्स था, क्या कितने ऑर्डर्स आए, क्या रिस्पॉन्स मिला, एंड डाउन द लाइन 3.5 साल में आज कहाँ पे खड़े हो आप? मेनली जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर ऐसे हमारे आते थे, कभी कभी एक भी नहीं आता था। वो धीरे धीरे हमने जब प्रोडक्ट्स, बीच में हमारा ऐसा हुआ कि हमारे साथ कई कई ऐसी चीजें हुई जिससे हमें लॉस भी लगा, कि प्राइस ड्रॉप हो गया, एकदम ही ज्यादा ऑर्डर्स आ गए। तो ऐसी ऐसी चीजें भी हुई हैं। उसके बाद फिर एक्सपीरियंस लेते 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 अब हम एक मंथ में 25 to 30 lakhs करने लगे हम। लास्ट 6 मंथ्स में जो मेरा लास्ट पॉडकास्ट आया था उसमें हम 20 to 25 lakhs की सेल्स कर रहे थे। अब हमारी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। ओके। तो आप कौन से उसमें बेचते हो, मतलब कौन से प्लेटफॉर्म पे सेल करते हो? मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, आजियो पे भी है नहीं, हम उस पे भी ऑनबोर्ड करने जा रहे हैं। और जियो मार्ट, स्नैपडील, सिटी मॉल, मैक्सिमम हम सब पे ऑनबोर्ड हैं। अभी जियो मार्ट, आजियो और मिंत्रा का ऑनबोर्डिंग प्रोसेस चल रहा है हमारा। अच्छा, तो सबसे ज्यादा सेल कहाँ निकल के आती है? अभी करंटली उससे पहले मेरी मीशो पे आ रही थी, बट अब राइट नाउ मेरी फ्लिपकार्ट पे अच्छी सेल्स है, और मीशो में भी है अच्छी, पर ग्रो उस हिसाब से नहीं हुआ जिस हिसाब से होना चाहिए था। तो अगर कोई नया इंसान स्टार्ट कर रहा है ई कॉमर्स, तो उसको क्या ऐसी चीजें हैं जो उसको अपने दिमाग में रखनी चाहिए वाइल स्टार्टिंग अ ब्रांड? 2 है इसमें मेन चीज। मान लो आप स्टार्टिंग से ही ब्रांड को लेके सोचते हो, तो एक तो पैसा लगता है। लोग कह देते हैं कि 10 से 15 हजार में स्टार्ट हो जाता है खुद का ब्रांड, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ। उसमें आपको हर चीज पे वाइट लेबलिंग करानी पड़ेगी, उसकी एमओक्यू होती है, हर चीज में एक पूरा प्रॉपर पैसा लगेगा। और आप नॉर्मली स्टार्ट करो, मैं तो स्टार्टिंग में सजेशन देता हूँ कि आप किसी और के प्रोडक्ट से आप स्टार्ट करो। जब आपको थोड़ा इसका गेम समझ में आने लग जाए तब आप अपना ब्रांड को लॉन्च करो, कि हमें थोड़ा इसका अब अच्छे से थोड़ा पता है, तो इसमें फिर हम उसको बैग्स में या कोई भी कैटेगरी में हम ब्रांड की तरफ जा सकते हैं। तो तब वो चीज करने का फायदा रहता है। चलो मैं आपके प्रोडक्ट से समझने की कोशिश करता हूँ। आपका जैसे बैग का ब्रांड है, तो कितने आपके वो हैं, मतलब कितने प्रकार के कैटेगरीज हैं आपकी? अब मेरे पे 100+ SKUs हैं। अच्छा, 100+ SKUs हैं। और अगर मैं बात करूं तो आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना आता है एओबी? अराउंड 500 to 600 के आसपास है। आसपास आता है। और डेली आप कितने ऑर्डर्स निकाल लेते हो? हमारे वही है 150 से 200 ऑर्डर्स पर डे अभी। कम ऑल सारे प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर हाँ, 200 ऑर्डर आप दिन के निकाल लेते हो? तो मतलब मोटा मोटा लाख रुपए की सेल मंथली की हो जाती है, मतलब इनकी पर डे की 10 लाख रुपए की सेल हो जाती है, मतलब महीने की 30 लाख की सेल कर रहे हैं। अगर अपन देखें तो इसका ग्रॉस मार्जिन कितना है आपके प्रोडक्ट में? मेरा 20 to 25% का ग्रोस मार्जिन रहता है। अच्छा, और अगर अपन नेट नहीं मार्जिन नहीं, नेट मार्जिन मेरा 20 to 25 रहता है, अच्छा, उसके बीच में। तो ग्रॉस मार्जिन कितना है आपका? ग्रोस मार्जिन वही है, शिपिंग को हम स्टार्टिंग में ही इंक्लूड करते नहीं, क्योंकि इसमें सिंपल हम इजीली नेट मार्जिन निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जो भी हमारा एक्सपेंसेस है ना, जैसे ऑफिस, वो चीजें अलग हो जाती है, 5% मैं अलग मानता हूँ। 20 to 25 इसलिए कह रहा हूँ मैं कि 5% मेरे ऑफिस और स्टाफ वगैरह की सैलरी वगैरह का, और बाकी मेरा जो बिल्कुल नेट और 20% के आसपास रहता है। अच्छा, और जो फुल मार्जिन में हम ग्रोस मार्जिन कैलकुलेट करेंगे, उसमें शिपिंग वगैरह हर चीज को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, कि शिपिंग इतनी लग रही है, ये इतनी लग रही है। तो उस हिसाब से मैंने अभी निकाला नहीं है प्रॉपर, क्योंकि हमारे को स्टार्टिंग में ही पता लग जाती है कि हमारे को इन बैंक अकाउंट इन हैंड ये हमारे आएगा, तो उस हिसाब से हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं। तो नेट मार्जिन में ये पकड़ लो कि मोटा मोटा 20% भी अगर अपन पकड़े तो 6 लाख रुपए महीने का बन रहा है। वो तो जो भी बन रहा है अलग चीज हो। तो यहाँ तक इस लेवल तक पहुंचने में आपको कितना मतलब कितना समय लग गया? 4 साल, 4.5 साल हो गए सर। 4 साढ़े 4 साल। और जैसे अगर आज की तारीख में कोई इंसान स्टार्ट कर रहा है तो उसको किस कैटेगरी से स्टार्ट करना चाहिए? कैटेगरी बस मेन चीज ये फोकस करना होगा कि आपको जिसमें रिटर्न्स के आने के चांसेस कम हो। ई कॉमर्स में सबसे ज्यादा दिक्कत देती है रिटर्न्स। जिस प्रोडक्ट में रिटर्न्स ज्यादा है तो उस प्रोडक्ट का मतलब बिल्कुल बेस्ट प्रोडक्ट है, वो एट द एंड लॉस होगा। उसमें हम एग्जांपल लेते हैं चाइनीज आइटम। मैक्सिमम चाइनीज आइटम में मार्जिन कम है और रिटर्न्स ज्यादा है। अच्छा, और लोगों की सेल्स आ जाती है नेक्स्ट डे से,
बट रिटर्न्स उनको मारती मेन। तो आपके हिसाब से कौन सी कैटेगरी है जो सबसे अच्छी है करंटली और जिसमें मार्जिन भी डिसेंट है? होम डेकोर हो गया, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में हमें वो देखना पड़ेगा कि हमारे को रेगुलर बेसिस पे वो चीजें मिल जाए, ऐसा हमें वेंडर देखना पड़ेगा, उसमें भी एक अच्छा मार्जिन आप ले सकते हो और रिटर्न्स भी कम है। और बैग्स तो है ही, उसमें कोई साइज इशू वगैरह नहीं है। और आपकी कैटेगरी 3 कैटेगरी तो ये होगी, और थोड़ा रिसर्च करेंगे तो और भी मिल जाएगी, अभी माइंड में नहीं आ रही। काफी अच्छी अच्छी कैटेगरीज हैं। तो हम एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं कि एक इंसान को कुछ ज्ञान नहीं है कि ऑनलाइन कैसे क्या बिकता है, कैसे ऑर्डर आता है, उसको सिर्फ पैसा कमाना है। तो वो इंसान किस तरीके से चालू कर सकता है? एक स्टेप बाय स्टेप आप मुझे गाइड अगर ऑडियंस को बता पाएं कि ई कॉम में सक्सेसफुल कैसे बन सकता है? अब मैं बता देता हूँ आपको। सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जीएसटी लेना पड़ेगा, आजकल तो 1 से 2 घंटे के अंदर जीएसटी आ जाता है। सेकंड, आपको करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। थर्ड, आपको ऐसा कोई एक वेंडर देखना पड़ेगा जो आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, और जिसमें एक आपको प्रोडक्ट रिसर्च करके एक अच्छा प्रोडक्ट देखना पड़ेगा कि हाँ ये मेरे लिए सुटेबल है। जरूरी नहीं है कोई भी प्रोडक्ट उठा लिया कि मेरे को बस स्टार्ट ही करना है, आपको थोड़ी सी रिसर्च करके करना पड़ेगा। जैसे हम भी बैग्स प्रोवाइड करते हैं लोगों को, तो काफी सेल्स कर रहे हैं। उसके बाद आपका स्टेप होता है मीशो पे आपको अकाउंट क्रिएट करना। वो एक बड़ा सिंपल प्रोसेस है, एक ओटीपी आता है, जीएसटी को वो करते हैं, बहुत इजीली वो हो जाता है। उसमें आपकी बैंक डिटेल्स वगैरह सब कुछ फिल करके एक स्टोर नेम, हम उस पर अकाउंट क्रिएट करते हैं। सेकंड होता है स्टेप, हम लिस्टिंग करते हैं प्रोडक्ट की। जो आप किसी अदर वेंडर से उठाओगे ना कोई भी प्रोडक्ट, वो आपको फोटोज भी देगा, हर चीज देगा। अच्छा। फोटोज को आप चैट जीपीटी से काफी अलग अलग टाइप के बना सकते हो। फिर आपको कैटलॉग अपलोड करनी है, मतलब सिंगल लिस्टिंग्स करनी है उसमें। तो सिंगल लिस्टिंग के लिए आप सिंपली उसकी एक वीडियोस भी आ जाती है जहाँ पे आप लिस्टिंग करते हो कि कैसे करनी है, और ऊपर से आप नहीं यूट्यूब पे देख सकते हो, आप कहीं भी सर्च करके कि लिस्टिंग कैसे करनी है। बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें आप इजीली देख के कर सकते हो। तो सिंपल ये प्रोसेस रहता है। उसके बाद आपका ऑर्गेनिकली मीशो भी पुश करता है आपको, और थोड़े टाइम बाद आप रेटिंग्स रिव्यूज के लिए थोड़ा नॉन से करवाओ, और उसके बाद थोड़ी थोड़ी एडवर्टीजमेंट रन करके आप इजीली एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते तो अगर इनिशियली बात करें तो फर्स्ट मंथ से इंसान कितने ऑर्डर्स एक्सपेक्ट कर सकता है, कितने ऑर्डर आ सकते हैं? कोई अच्छे से वर्किंग करे, पर डे उनके 5 से 6 ऑर्डर तो मैं गारंटी लेता हूँ, पर इससे ज्यादा भी आ सकते हैं। अच्छा। मान लो मैं बैग्स का एग्जांपल लेता हूँ, कोई न्यू सेलर है, बिल्कुल फर्स्ट मंथ से उसके 5 to 6 ऑर्डर पर डे आने लग जाएंगे आने लग जाए वो, बट जबकि हम जो चीजें बताए उन्हें उस चीज पे वो काम करे। तो इस पे जैसे आपने भी एड्स की बात करी, तो पेड एड्स का क्या इम्पोर्टेंस है ये पूरे ई कॉम चैनल पे? इसमें सबसे मेन चीज वही है कि काफी मल्टीपल्स ऑफ सेलर्स हैं हर कैटेगरीज में। तो जो मेनली हम स्पॉन्सर एड्स चलाते हैं, वो फर्स्ट पेज पे दिखने के लिए हमें थोड़ा एड्स पे रन करना पड़ता है कि हमारा कोई कस्टमर आए तो फर्स्ट पेज पे हमारा प्रोडक्ट दिखे, क्योंकि कस्टमर ज्यादा स्क्रॉल करता नहीं है। जिसको बाय करना है वो स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज तक वो खरीद के चला जाता है, वो लास्ट पेज तक कम ही पहुंचते हैं। तो इस पे तो कंपटीशन भी होता होगा, अच्छा आप भी ऐड चला रहे हो, अगर मैं डाल रहा हूँ तो मैं भी उस कीवर्ड पे ऐड चला रहा हूँ, तो फिर रैंकिंग कैसे आती है? वो थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा कि कौन से कीवर्ड पे कितनी एड्स चलानी है, कितनी सीपीसी रखनी है, कितनी आरओआई बजट पे चलाना हमें, वो प्रॉपर हमें पूरा प्लान बना के चलानी पड़ेगी। अच्छा। खाली वैसे ही ऐड नहीं। और तो मीशो आप में जो कितना स्पेंड करते हो अपने एड्स पे? मेरा लगभग लगभग 10% का एड स्पेंड है मेरे 10 फुल उस पे। मतलब 3 लाख रुपए के आसपास का महीने का एड हाँ, चलाते हो, और आरओआई क्या आता है एड पे? मेरी मेनली 10-12 परसेंट 10 का? की आ जाती है अराउंड। अच्छा, और आपका रिटर्न रेट कितना है? मेरी 7 से 8% है, वैसे 6-7 रहता है मैक्सिमम, बीच अच्छा। में थोड़ी सी बढ़ गई थी अभी। तो क्या वजह रहती है बढ़ने की? जो सेल्स टाइम होता है ना, तो लोग ऑर्डर करते हैं। हाँ, अभी दिवाली का टाइम था हाँ, इसलिए लोगों ने दबा के जब आगे ऑर्डर की डिस्काउंट मिल रहा है तो ऑर्डर्स करते हैं। कस्टमर ने दिखाया रहा है, चल यूज में नहीं आ रहा, रिटर्न कर दिया, तो उस अच्छा। टाइम पे सब सेलर्स की बढ़ती है रिटर्न। अच्छा, जो प्लेटफॉर्म्स है मीशो हो गया, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट, तो ये रिटर्न पे क्या चार्ज करते हैं? आपका आरटीओ रिटर्न्स पे तो कोई चार्ज नहीं है कि कस्टमर के पास गया, वो अवेलेबल नहीं हुआ, कुछ भी मतलब कस्टमर के पास पहुंचा ही नहीं, तो उसके तो 0 चार्जेस है। और इन केस कस्टमर के पास पहुंचा, उसने दोबारा रिटर्न किया, तो 160 रुपीज हमारे लगते हैं 500 ग्राम के। अच्छा, तो महीने का मतलब इन शॉर्ट अगर अपन ऑर्डर वाइज बोले तो कितने का रिटर्न आ जाता है? बताया तो 6-7% के हिसाब से हमारे रिटर्न आता है। अच्छा,
मान लो 100 गए तो 7 ऑर्डर वापसी, कस्टमर रिटर्न, हाँ हाँ। और 14 से 15% हमारी रहती है कुरियर रिटर्न, जो कस्टमर के पास पहुंचा ही नहीं। तो आपकी जितनी भी जर्नी रही है उसमें सबसे ऐसा कोई मेमोरी बताओ कि आप मतलब इस दिन से बहुत अच्छा दिन गया या ये मंथ बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छी सेल हुई, मतलब बिगेस्ट टर्नओवर क्या रहा है आपका? पर डे का हाँ। हमारा नॉर्मली वो सेल्स के जो दिवाली सेल्स होती है ना, हम्म 4 से 5 दिन की, हम्म वो होती है। उस टाइम 2x to 3x ऑर्डर्स हो हाँ। जाते हैं। तो जैसे ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि आपका बहुत बड़ा लॉस हो गया हो? लॉस जैसे- तो काफी बार हुआ है। तो बताओ कुछ कोई ऐसी मेरे 2-3 स्टोरी। किस्से हैं। एक तो स्टार्टिंग में बिल्कुल हुआ था मेरे कि मैं बैग्स की 2 का कॉम्बो बेच रहा था मैं। हम्म तो उस टाइम में उसका प्राइस सिंगल के अराउंड था, हम्म और वो ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स, और मैं था दिल्ली से बाहर, हम्म फादर देख रहे थे। हम्म अरे एकदम इतने ऑर्डर्स कहाँ से आ रहे हैं, हम्म अरे ऑर्डर आते इतने एकदम तो हो नहीं सकता इतने आए। हम्म तो बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आ गए थे, तो उसको सोर्स करा, देने तो थे ही, हम्म। वो उसको भेजा, और लॉस में ही भेजा हमने। अच्छा, तो कितने का लॉस हो गया था आपका? अराउंड 4-5 लाख रुपए का पहुंच गया था। 3-4 दिन चली थी ये कहानी। तो ये पकड़ में कैसा आया फिर कि ये? मेरे फादर को शक हुआ, कह रहा यार कुछ तो गड़बड़ है। हाँ मैं कह रहा, क्योंकि मैंने भी ध्यान नहीं दिया हाँ। और बिजी था मैं उस टाइम, फिर देखा तो मैं तो ज्यादा ही कुछ हो हम्म गया। फिर मैंने उसको पोज किया। अब हम्म वो ये बाद में पता चला, उसको क्या कर सकते हैं। हम्म। एक बार मेरा कूलर में लॉस हुआ। अच्छा। मिनी कूलर अभी लेटेस्ट ही हुआ वो तो, हाँ अभी मेरे स्टॉक रखा हुआ वो ऐसे ही। हाँ। उसमें क्या था, उसकी आरटीओ काफी ज्यादा थी, और प्लस अच्छा। डीटीओ भी ज्यादा थी, हम्म और टूट फूट भी थी, सब कुछ हम्म में बिल्कुल ही ओवरऑल लॉस ही था। हम्म हवा देता नहीं था वो कूलर, छोटा सा। आपने सबने देखा हुआ, ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट हम्म करनी है तो ये इससे स्टार्ट करो। हम्म उसकी डिलीवरी बिल्कुल है ही नहीं, हम्म। और उसमें जो रिटर्न है ना, उस पे चार्जेस काफी ज्यादा लग रहे थे। अच्छा। डायमेंशन उसकी ऐसी थी, उसमें चार्जेस काफी हम्म ज्यादा थे। अराउंड मैंने 280 या 300 के अराउंड लिया था मैंने, हम्म और बेच रहा था मैं 800 का। हम्म मेरे को लगा मैं इसमें तो मतलब ही नहीं है कि ये लॉस में हूँ। हम्म। और ये मेरा लगभग लगभग 1 से 2 हफ्ते बेचा था मैंने, उसमें ही बहुत अच्छा लॉस हो गया मैं। अच्छा, तो आप ऐसे पर्स के अलावा भी दूसरे कैटेगरी से भी मैं करते थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने में थोड़ा विश्वास करता हो? हूँ कि हाँ कुछ एक ऐसी कैटेगरी मिल जाए कि जिसमें मजा ये लगा जाए। हाँ हाँ हाँ। साथ साथ कुछ तो नहीं नहीं, भी होना सही चाहिए। है। उसमें हुआ था लॉस। एक हाँ। एक एक चीज और थी, अभी लेटेस्ट ही हुआ है वो। हाँ, एक अमेजोन में, हम्म अमेजोन एड स्पेंड के लिए मैंने एक कंपनी से टाई अप किया था, कि वो अमेजोन पे ग्रो करना बहुत मुश्किल है। हम्म। प्रॉपर हर चीज करने के बाद भी मेरा ग्रो नहीं हुआ अमेजोन पे अभी तक ढंग से। चार अच्छा। पांच ऑर्डर पे ही अटका हुआ वो। अच्छा। उसमें एक कंपनी को मैंने दिए थे 47,000 के अराउंड मैंने दिए थे, 3 मंथ्स के, कि एडवर्टीजमेंट आप स्पेंड करने के लिए। एक सेलर जीनी नाम से एक बोर्ड था अमेजोन का, हम्म संभव इवेंट में वहां पे हमारी बात हुई थी। मैं चलो कोई नहीं, आपका ट्राई करते हैं। हमने ट्राई किया। उस टाइम में 3-4 लाख रुपए की तो एड स्पेंड हुई, हम्म। प्लस उनके 50,000 वो सारा जीरो। कोई कोई रिजल्ट नहीं आया। कोई रिजल्ट? ऑर्डर्स आए थोड़े बहुत तो, बट एट हाँ। द एंड लॉस था। अच्छा, बहुत आपका अच्छा लॉस था। आप आरओआई बिल्कुल 1-2 ऐसी आरओआई आ रही थी। अच्छा। तो वो एक लॉस था। हम्म। एक एक और लॉस था अभी लेटेस्ट। हाँ, एक मैंने वेबसाइट पे स्टार्ट किया था शॉप डेक के थ्रू। अच्छा। उस पे 2-3 लाख का मेरा लॉस हुआ। अच्छा। उस पे क्या है, वेबसाइट बनाते हैं वो, हम्म एडवर्टीजमेंट, फेसबुक एड, सब कुछ और रन करते हैं। हम्म उसमें आरटीओज के चार्ज लगते हैं वेबसाइट पे, हम्म। तो वहाँ आरटीओज ज्यादा है, अच्छा। वहाँ लॉस हुआ। ओके। एट द एंड में थोड़ा एक्सपेरिमेंट में थोड़ा विश्वास ज्यादा करता हूँ कि कुछ हम्म ना कुछ सीखना भी है और करना भी है। हम्म। तो उस टाइम हुआ। अगर इन्वेंट्री मॉडल वर्सेस रीसेलिंग मॉडल, हम्म, आप क्या सजेस्ट करोगे एक बिगनर को? इन्वेंटरी मॉडल। इन्वेंट्री मॉडल, ऐसा क्यों? रीसेलिंग मॉडल में हम किसी और का प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, हम्म उसके प्रोडक्ट के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। हम्म इन्वेंटरी मॉडल में हमारा प्रोडक्ट, हम जो चाहेंगे हमारे हाथ में हर चीज है। हम्म आपको क्वालिटी में कुछ चेंजेस करने हैं, आपको किसी भी चीज में चेंजेस करने हैं, तो हमारे हाथ में। हम्म। बट इन्वेंटरी उसमें तो वो प्रोडक्ट ये देंगे, आप यही बेचो। हाँ, तो अगर कोई नया स्टार्ट कर रहा है तो कितने मिनिमम बजट से स्टार्ट कर सकता है? अराउंड 50,000 to 60,000 इजीली लग जाते हैं। अच्छा, उसमें एक प्रॉपर स्टार्ट हो सकता है। मैंने भी खुद प्लान बना रखे हैं लोगों के लिए। हम्म मैं 100 to 120 बैग्स देता हूँ उन्हें, ज्यादा नहीं, 5-5 5-5, मल्टीपल कलर्स, मल्टीपल टाइप्स के बैग, कि उनको ज्यादा दिक्कत आए ना स्टार्टिंग में। उनके एसक्यूज भी ज्यादा हो जाते हैं, प्लस उनको ज्यादा स्टॉक भी नहीं लेना पड़ता। कोई 30-40,000 के उनके बैग्स होते हैं, 2,000 पे 3,000 पे जीएसटी के लगते हैं, हम्म और करंट अकाउंट जो लगते हैं वो। उसके बाद वो सेलिंग स्टार्ट करते हैं, बट उन्हें मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि भाई अभी आपको इतने में स्टार्ट हुआ है, अब जैसे जैसे ऑर्डर्स बढ़ेंगे
आपका पैसा लगेगा। अच्छा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने 50,000 से स्टार्ट किया वो 50,000 ही चल रहे हैं, हाँ। वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपने किस अमाउंट से स्टार्ट किया था? हमने तो लगाते ही गए थे, मेरे फादर ने कहा था कि कोई नहीं, जो करना करता रहे। हाँ। तो उनका सपोर्ट अच्छा था कि जो दिक्कत नहीं है, नहीं लॉस भी काफी अच्छे अच्छे दिए मैंने स्टार्टिंग में भी, हम्म। बट उनका सपोर्ट था तो जितने मांगे उतने मिलते रहे, कभी कैलकुलेशन लगाई नहीं। अच्छा, अगर किसी के पास लाख रुपए हैं तो आप कौन सी कैटेगरी सजेस्ट करोगे कि इस कैटेगरी से स्टार्ट कर लो? कैटेगरी, मैं तो बैग्स का ही सजेशन दूंगा क्योंकि बैग्स कर रहा हूँ मैं। मैंने काफी कैटेगरीज ट्राई की, मेरे को इतना मजा आया नहीं, मैक्सिमम लॉस में गया हूँ मैं सब में। अच्छा। एक हीटर भी बेचे थे मैंने सर्दियों के टाइम, हम्म। और जो मॉस्किटो नेट है वो भी बेचे थे मैंने, उसमें भी लॉस था। हाँ। हीटर में भी लॉस था, और मसाजर थे उसमें भी लॉस था, और एक दो आइटम और थी ऐसी ऐसी, सब में लॉस है। सब में लॉस। मेरे को तो लॉस लगा क्योंकि यार फिर जबकि मैं उसको अच्छे से हर चीज को मेंटेन करके चला रहा था, तब भी लॉस था। अब वो तो लोग कैसे कमा रहे हैं वही नहीं समझ में आ रहा मेरे को उन प्रोडक्ट से, और बेच रहे हैं लोग हम्म। वही। अब लोगों ने ब्रांड्स बना लिए, ब्रांड में बेच रहे हैं अपने, इसमें मैपिंग वगैरह भी होती है, तो उस चीज का भी रीजन होता है कई बार रिटर्न्स का। आपके हिसाब से ऐसी वो कौन सी 3 गलतियां हैं जो सेलर्स को लॉस में डालती हैं? एक तो मार्जिन कम रखना, लोग मार्जिन रखते हैं 10 रुपए 20 रुपए कि मैं 1,000 बेचूंगा 20 रुपए कमाऊंगा, 20,000 पे दिन के, तो गलत है वो। एट द एंड उसमें रिटर्न्स भी आएंगे, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी लगेगी, हर चीज लगेगी, उसमें फिर आखिरी में प्रॉफिट होता ही नहीं है। और हमारे यहाँ एक बैग्स का हब है मीर विहार, मैक्सिमम 90% लोग वहाँ पे लॉस में हैं, बस वो पैसा घुमा रहे हैं, वो बाहर नहीं आ सकते उस जाल से। अच्छा। ऐसा है। ओके, सिर्फ इसी वजह ये- से। वो कम मार्जिन अभी भी काम कर रहे हो, क्या है, मार्केट से उधार पे माल मिल गया, हाँ। इधर से पैसा आया उधर दे दिया, उधर से आया इधर दे दिया, वो घूमता ही रह रहा है बस उनका। वो अच्छा। कमा तो पा नहीं रहे, लॉस कर रहे हैं, एट द एंड जब वो देखेंगे आखिरी में कि मेरा तो इतना लॉस हो गया, वो तब काम बंद करके जाएंगे। हम्म। ये आखिरी में उनका होगा, कम से कम नहीं तो 1,000 सेलर्स हैं वहाँ, अच्छा। सारे बैग्स के। हम्म। छोटे छोटे जो कारखाने हैं, मतलब जो लोग बना रहे हैं बैग्स, सब ऑनलाइन लिस्ट कर रहे हैं। अभी ऑनलाइन लोगों को लगता है कि बहुत इजी है, इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जो बिल्कुल अनपढ़ है वो कर नहीं सकता इतनी इजीली, उसको भी थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। ओके। वहाँ पे लोग कुछ भी डाल रहे हैं, कुछ भी प्राइस डाल रहे हैं, कोई जीएसटी कैलकुलेशन नहीं, कोई पैकेजिंग कैलकुलेशन नहीं, सीधा 110 का पड़ा, 140 रुपए बैंक में आ गए, एट द एंड लॉस। कोई ओके। जीएसटी कैलकुलेशन नहीं कर रहे, और कोई पैकेजिंग चार्ज नहीं कर रहे, कोई रिटर्न चार्ज नहीं लगा रहे, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, जो आगे से कह रहे हैं वो कर रहे हैं। काफी सेलर्स हैं मैंने नॉन में देखे बंद होते भी, ये भी है। तो एक तो मार्जिन हो गया। मार्जिन हो गया। सेकंड होता है इसमें आपका प्रोडक्ट चूज, कि प्रोडक्ट गलत चूज हो गया तो लॉस है। कूलर में जो मैंने एक हफ्ता, मेरे को तो लगा था अच्छा, मार्जिन भी दिख रहा था मेरे को, सब कुछ दिख रहा था, पर प्रोडक्ट गलत था, उसमें मेरे को अच्छा है कि लॉस हुआ, बढ़िया प्रोडक्ट हो गया। थर्ड आता अपना पैकेजिंग वगैरह पे ध्यान ना देना, कि पैकेजिंग में रोंग वगैरह तो नहीं भेज रहे आप, अच्छा। और उसकी मतलब बिल्कुल, कोई क्या करते हैं बैग आया हम्म। और बस भेज दिया, थोड़ा उसकी ब्रांडिंग वगैरह पे ध्यान देना, और भी चीजें कर सकते हैं हम। ओके। और थोड़े भी पॉइंट आ नहीं रहे माइंड में, हाँ, नहीं काफी पॉइंट बट है। प्रोडक्ट, प्राइस और सबसे मेन तो प्रोडक्ट और प्राइस है, हाँ। ये दो गलतियों से बच जाओगे तो लॉस में नहीं जाओगे। ओके। सबसे मेन तो ये है। आपने इनिशियली क्या मिस्टेक्स करी हैं जिससे आपको लॉस हुआ है? जैसे आपने एक दो कहानी बताई कि आपने प्रोडक्ट गलत चूज किया, इसके अलावा और भी कोई गलतियां हुई हैं आपसे? प्राइस वाली भी हुई है मेरे साथ। अच्छा। प्राइस मैं भी 20 रुपए पे करता था, हाँ। तो वो भी काफी टाइम तक कैलकुलेशन, 100 का बैग आया प्लस जीएसटी किया, 10 रुपए पैकेजिंग, 20 रुपए मार्जिन, हाँ। वो भी एट द एंड लॉस में था। अच्छा। काफी दिन तक बेचा था मैंने, पर डे 1,000 बैग्स बेचता था मैं। 1000 बैग पर डे का ऑर्डर आ रहे थे? हाँ, अच्छा, प्राइस की वजह से ही आ रहे होंगे। प्राइस की वजह से, प्राइस इतना कम था, हाँ। तो उसके बाद फिर मैंने वो भी बंद किया। कॉम्बो था एक, वो भी काफी बेचा मैंने, बैकपैक का, एट द एंड उसमें भी कोई प्रॉफिट नहीं था। काफी ऐसी ऐसी चीजें भी गई हैं मेरी। अब मैंने दो तीन चीजें देख ली, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, हाँ। प्राइस थोड़ा हाई आप ले लो, हाँ। पर कस्टमर को क्वालिटी जाए, वो सबसे बेस्ट है। आजकल ऑनलाइन ई कॉमर्स के हर कोई गुरु बना हुआ है, हाँ, तो ये फेक गुरुज का क्या सीन है, क्या बोलोगे आप इसको? फेक गुरुज तो क्या है, बस थोड़ा मिसगाइड कई लोग कर देते हैं कि आप 10,000 से बिजनेस स्टार्ट करो, तो उस चीज में थोड़ा गलत है। बाकी काफी लोग अच्छे अच्छे कंटेंट भी देते हैं,
बता रहे हैं लोग कि हाँ ये ऐसे है। जो कंटेंट बढ़िया दे रहा है उसको सुनो, सबसे मिसगाइड मत हो, बस यही कह सकते हैं। तो ऐसे कौन से मिथ्स हैं जो आप क्लियर करना चाहोगे इस मीडियम से कि ये मिथ है ई कॉमर्स के बारे में, इसको मत मानो? सबसे बड़ा मिथ तो है कि एक महीने में ई कॉमर्स से पैसा कमाए लाखों रुपए। सब यही करते हैं कि लाखों रुपए कमाए ई कॉमर्स से, 1 दिन में, 2 दिन में, महीने में, 2 महीने में। इसको टाइम चाहिए। इस बिजनेस को कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल, 6 महीने, कम से कम 6 महीने तो चाहिए इस बिजनेस को सेटअप करने के लिए। उससे पहले ये नहीं, पैसा भी चाहिए। कोई सोचते हैं कि इतने से हो जाएगा, नहीं होता इतने से। सब कुछ अरेंज करना पड़ेगा आपको, तब ये बिजनेस होता है। 20,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट करें, कुछ नहीं होता उससे। कुछ नहीं होता, सब मिथ है ना। सब मिथ है। तो ये जो लोग बोलते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो ये ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन क्यों फैला रहे हैं? व्यूज, व्यूज के लिए। व्यूज के लिए सब कुछ करना पड़ता है। बट मेरा तभी थोड़ा चैनल ग्रो नहीं हो रहा, मैं थोड़ा व्यूज के तरफ कम ध्यान देके कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ। मैं भी खुद स्टार्टिंग करी है। अच्छा। मैंने अभी 75 डेज का व्लॉगिंग चैलेंज लिया था, अब मेरी 100 डेज 1 करोड़ सेल का, जो मेरे को लगता है कि अचीवेबल है मेरे लिए, हाँ तो मैं वही चैलेंज लेता हूँ, कुछ हाँ। भी नहीं लेता। अच्छा, तो मीशो के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। मीशो में आपका सेलिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? मीशो में थोड़ा ट्रस्ट कम कर सकते हैं, वैसे ही प्लेटफॉर्म अच्छा है। लोग कहते हैं कि रिटर्न्स वगैरह ज्यादा आते हैं, ऐसा इतना कोई मेरे को तो फेस करने को नहीं मिला। लोगों का हो सकता है कि आरटीओज आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं। मेरा 100% क्लेम अप्रूवल है। अच्छा। कि मान लो इनकेस कोई रॉन्ग आया और मैंने क्लेम किया, तो 100% मेरा सब पास हुआ है। ओके। कि लोग कहते हैं ना कि रिटर्न गलत आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं, उसका पैसा भी दे रही है मीशो, गलत आ रहे हैं तो ये चीजों थोड़ा। और एक्सपीरियंस में इसमें एक ऑर्डर का है ना, जैसे आपके रेगुलर बेसिस पे 100 ऑर्डर आ रहे हैं, तो उसमें ये आपको शॉर्ट ही नहीं है कि मेरे रेगुलर बेसिस पे 100 आते रहेंगे। उसमें ऊपर नीचे अप एंड डाउन होते रहते हैं। अच्छा, तो अगर आपको बोला जाए कि एक एडवांटेज मीशो का और एक ड्रॉबैक, तो आप क्या बोलोगे? एडवांटेज आपका 0 कमीशन, ड्रॉबैक में यही जो मैं, एक स्टेबल बिजनेस नहीं कह सकते हम मीशो को। उतार चढ़ाव बहुत आएंगे। मीशो पे नहीं कर सकते, फ्लिपकार्ट पे आप स्टेबल कह सकते हो, अमेजोन पे आप स्टेबल कह सकते हो। तो अगर कोई नया चालू कर रहा है तो सबसे पहला प्लेटफॉर्म क्या सजेस्ट अब तो करोगे? मीशो और फ्लिपकार्ट एक जैसे हो गए हैं। अच्छा। फ्लिपकार्ट ने भी 1,000 रुपए से कम के प्रोडक्ट पे 0 कमीशन कर दिया। ओके। और मैक्सिमम सेल्स मीशो यही कर रहा था। उस पे भी काफी इफेक्ट आएगा। फ्लिपकार्ट का ट्रस्ट लेवल अलग है मार्केट में, बिल्कुल अलग। और मीशो का बिल्कुल ही अलग है। अब थोड़ा उस पे भी, सेल्स पे भी डाउन है। अब दोनों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। पहले हम कहते थे आप स्टार्टिंग में खाली मीशो करो, अब हम कहते हैं स्टार्टिंग में फ्लिपकार्ट मीशो दोनों करो। ओके। तो क्या मीशो सच में सेलर्स को प्राइस प्रेशर में डाल देता है? रियलिटी क्या है? प्राइस प्रेशर में डालते हैं कि क्या हुआ, मान लो कोई कॉम्पिटिटर आ गया, सारे ऑर्डर शिफ्ट कर देते हैं कॉम्पिटिटर के पास। अच्छा। मैक्सिमम कि थोड़े ही ऑर्डर आने लग रहे हैं, उससे कम प्राइस करो। उसमें शो आता है कि आपका इस रीजन से आपके ऑर्डर्स कम है, आपको इतने ऑर्डर करने हैं, इस प्राइस पे आप लेके आओ आपके प्रोडक्ट को। अच्छा, तो रियलिटी क्या है? मतलब सच में ये हो रहा होता है या ये मीशो का कुछ टैक्टिक है? पता नहीं है तो क्या कर रहे हैं, वो करते हैं। नहीं नहीं, वैसे तो सेलर करते हैं कि उससे कम प्राइस में लाऊंगा, मेरे को बेचना है। बट वही है, कस्टमर को ये नहीं लगता कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होता है। अब एक बैग है, मैं खुद 550 का बेचता हूँ, एक कॉम्पिटिटर आया वो 450 का बेच रहा है। सेम प्रोडक्ट। सेम प्रोडक्ट नहीं है ना, प्रोडक्ट तो जमीन आसमान का फर्क है। हमारे पास एक रॉन्ग रिटर्न में आया था, कस्टमर ने क्या किया, ये यहाँ से मंगाया, ये यहाँ से मंगाया, हाँ। मेरे को रिटर्न में ये भेज दिया। 400 रुपए में उसको बढ़िया वाला प्रोडक्ट मिल गया। अच्छा। ऐसे कस्टमर्स भी हैं। हाँ। वो प्रोडक्ट मैंने लगभग लगभग 1 लाख पीस बेचा है। ओके। और प्रोडक्ट तो शानदार है, ट्रेंडिंग अभी भी चल रहा है। और जो कॉम्पिटिटर है, फ्लिपकार्ट पे भी बढ़ रहे हैं, मीशो पे भी बढ़ रहे हैं। अब कई प्रोडक्ट को कई बार रिवील करना ठीक नहीं रहता। तो एक हीरो प्रोडक्ट को निकालने का या एनालाइज करने का बेस्ट तरीका क्या होता है? बेस्ट तरीका तो सेल्स करके देखना पड़ेगा आपको कि कौन से प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। अच्छा। जो ऑर्गेनिकली ऑर्डर्स ज्यादा आ रहे हैं उसको फिर हम पुश कर सकते हैं एड से, उस पे हमारे को आरओआई अच्छी मिलेगी। मेरे तो को आप 12 क्या ROI। आप क्या मैट्रिक्स देखते हो उसमें? मैं एनालाइज कैसे करते हो? किस मैट्रिक्स एनालाइज करते हो कि ये हीरो प्रोडक्ट है? हीरो प्रोडक्ट बता दो आपको, ऑर्गेनिकली उस पे ऑर्डर्स आएंगे, आपने लिस्ट किया, स्टार्टिंग में ऑर्डर्स आने लगे 2 3 4, उसके बाद देखा मैंने इसकी रिटर्न्स भी कम आ रही है, कस्टमर को रेटिंग्स अच्छी आ रही है, लोग आए, एट द एंड कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, उस पे हम फिर एड पुश करते हैं उसे, थोड़ा एड्स लगा के आप थोड़ा प्रोडक्ट को ऊपर दिखाते हैं, जिससे ऑर्डर्स ज्यादा आते हैं। ज्यादा आते हैं तो रेटिंग्स रिव्यूज बढ़ते हैं,
उसके बाद जो प्रोडक्ट में पोटेंशियल होती है जिसमें रेटिंग्स आने के बाद, तो उसके बाद वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक ही बढ़िया सेल्स लेके आता है। हीरो प्रोडक्ट वैसे तो कुछ नहीं पता, कि मैंने तो सोच लिया कि ये चीज अच्छी है, पर कस्टमर को, अगले बंदों को अच्छी लग रही है नहीं लग रही, वो थोड़ा देखना पड़ता है। हाँ, तो जैसे जो रिटर्न आते हैं, जैसे आपकी कैटेगरी की बात करें, तो बैग्स में रिटर्न का मेजर रीजन क्या होता है? फिट, साइज फिट का आता है इशू, और क्वालिटी का तो मेरे में बहुत कम आता है, पर आते हैं कस्टमर हर टाइप के हैं। एक आता है क्वालिटी का, एक साइज फिट आता है, और नॉट नीड, नीड ही नहीं है हमें प्रोडक्ट की, अच्छा, सबसे ज्यादा ये आता है। अच्छा, मेरे साथ तो यही आता है कि हमें अभी प्रोडक्ट की नीड नहीं है। तो फिर ऑर्डर क्यों करा? अब उनको क्या बता सकते हैं, और हमारा कस्टमर रिटर्न में 160 रुपये अलग से लगवाए। हाँ। फिर रिटर्न्स को रिड्यूस करने के लिए आप क्या स्टेप फॉलो करते हो? जो जो उनके, मान लो कुछ साइज फिट का इशू है, कोई मैक्सिमम जैसे स्मॉल कह रहा है, कोई लार्ज कह रहा है, देखा स्मॉल वाले ज्यादा है, उसमें थोड़ा सा बड़ा कर दिया पीस। तो इस चीज के हम देखते हैं। क्वालिटी में मान लो कोई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, हमारी तरफ से तो अच्छी क्वालिटी लग रही है, कस्टमर को पसंद नहीं आ रही, फिर उसमें हम देखते हैं कि क्या कमी लग रही है कस्टमर को जो पसंद नहीं आ रही, फिर उस पर हम सुधार करते हैं कि ये चीजें हम सुधार कर सकते हैं। सबसे ज्यादा बैग में चैन की प्रॉब्लम आती है। हाँ, वो चैन हमने ऐसी लगा रखी है, वो खराब ही नहीं होगी, अच्छा। उसमें दिक्कत नहीं आएगी, और प्रोडक्ट वैसे फट जाए कुछ हो जाए, पर चैन नहीं होगी कुछ। तो जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, तो ये जो डिस्क्रिप्शन आप लिखते हो, ये भी कोई इम्पैक्ट डालता है हाँ रिटर्न्स? हाँ, रिटर्न में डालता है। आपने साइज लिख दिया कुछ, हाँ। प्रोडक्ट के आया कुछ। कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो फोटो में दिखते हैं बहुत तगड़े, और कस्टमर के पास पहुंच रहा बिल्कुल ही है कूड़ा, वो फिर कहता है क्या मंगा लिया मैंने। तो ये चीजें कस्टमर, उसमें भी दिक्कत आती है। और जो डिस्क्रिप्शन में ना एक एक चीज मेंशन होती है कि कौन सा मटेरियल यूज है इसमें, क्या क्या इसमें फीचर्स हैं, कहाँ पे कितनी चेन्स हैं, कितने किस टाइप की पॉकेट है, सब पॉकेट है या नहीं है, इस ये चीजें उसमें मेंशन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। वो नहीं होगी तो काफी दिक्कत है, गलत ओके, लिखेंगे तो कुछ। ओके। तो जैसे प्रोडक्ट को रैंक कराने के लिए, हम्म। ऊपर लाने के लिए, आप लोग मल्टीपल लिस्टिंग भी करते हो? मल्टीपल काफी करते हैं हम, 10 10 20 20 30 30 लिस्टिंग करते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट मिलता है? बेनिफिट मिलता है, कई बार फोटोज के जैसे बैकग्राउंड का फर्क होता है, कोई अदर बैकग्राउंड पे प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, किसी पे नहीं लग रहा। और मीशो के एल्गोरिदम में क्या पता कोई फोटो फिट हो जाए, तो वो फोटो को थोड़ा प्रमोट हो गए, तो उस पे क्लिक्स ज्यादा आ रहे हैं, तो और ज्यादा ऊपर आएंगे वो। तो कोई भी फोटोज चढ़ सकती है उसमें से, जरूरी नहीं है कि हमने एक सिंगल वाइट बैकग्राउंड फोटो लगाई वो। तो ये करने से रिजल्ट मिला आपको? हमें तो उसी से रिजल्ट मिलता है मेन। तो आप एक प्रोडक्ट को कितनी बार लिस्ट करते हो? मल्टीपल टाइम्स करते रहते फिर भी एक काउंट हो? हैं, काउंट ही नहीं है, काउंट? करते ही रहते हैं। लोग कहते हैं कि ब्लॉक हो जाते हैं। हाँ, एक रील थी मेरी, उसमें कह रहे हैं कि अकाउंट ब्लॉक होगा तब माने गए। हाँ, मैं 4 साल से कर रहा हूँ, मेरा आज तक कुछ नहीं आया, ना कोई कैटलॉग ब्लॉक हुई, हाँ। ना कुछ हुई। अच्छा, तो एक प्रोडक्ट को, मतलब आपका ये हम्म। हैक बता रहे हो आप कि है कि ये हैक है, एक प्रोडक्ट को मल्टीपल डेली लिस्ट करते रहो? डेली लिस्ट करो, हाँ, वही है, बट डेली बेसिस पे एक ही सेम ही प्रोडक्ट को 1000 बार लिस्ट करोगे तो भी ठीक नहीं है। हाँ। मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, कभी कोई कर दिया कभी कोई कर दिया, ऐसे करते रहते हैं, ओके। तो उससे थोड़ा पुश मिल जाता है। तो एक सेलर को ऐसे कौन से मेट्रिक्स हैं जो कंटिन्यूअसली रेगुलरली ट्रैक करने चाहिए? रिटर्न परसेंटेज, पेमेंट की आपकी टाइम टू टाइम हर ऑर्डर की आ रही है नहीं आ रही। हम्म, वैसे उसमें काफी दिक्कत होती है कि हर ऑर्डर को कैसे हम रिकंसिलेशन करें कि इसकी पेमेंट आई या नहीं आई। आप पर्सनली कौन से नंबर्स ज्यादा, कौन से मेट्रिक्स ज्यादा ट्रैक करते हो? सबसे मेन तो मैं रिटर्न्स ही देखता हूँ कि रिटर्न्स तो नहीं बढ़ रही, हाँ। किसी रीजन से रिटर्न्स बढ़ती है तो हम उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, मैं इसको जल्दी से सोल्व करना है। ओके। सबसे मेन मेजर वही चीज है, हम्म, वही प्रॉफिटेबिलिटी की रीजन है, हम्म। वही सब चीज की। और इस रिटर्न्स के अलावा क्या चेक करते हो? पेमेंट भी देख लेते हैं कि ऑर्डर, कोई प्रोडक्ट की कम पेमेंट तो नहीं आ रही, हम्म, किसी रीजन से कोई प्रमोशन गलत तो नहीं लगा हुआ। उसमें हमें पता चल जाता है कि ज्यादा ये प्रोडक्ट हम बेच इस रेंज में, इसके ऑर्डर्स तो आ रहे हैं पर इस कम प्राइस में आ रहे हैं, तो वो चीजें चेक करनी पड़ती है, प्राइस वगैरह। मीशो में पहले एक बहुत गंदा एल्गोरिदम था, ऑटोमेटिक किसी का भी प्राइस डाउन कर देते थे वो, अच्छा। और सेलर कुछ नहीं कर सकता, प्राइस बढ़ने में टाइम लगता है, टिकट राइज करो। फ्लिपकार्ट में एक बढ़िया प्लस पॉइंट है, आप प्राइस बढ़ा सकते हो खुद से। मीशो में एक्सेल शीट बनाओ, आपका प्राइस ये है, उसको डालो, फिर उस डालो। मेरे साथ दिवाली सेल्स पे एक काफी तगड़ा एक्सपीरियंस रहा था। 35% का डिस्काउंट मीशो ने मेरे बिन बोले लगा दिया, अच्छा। हमने लगाया था 5%। हाँ, इस बार दिवाली पे थोड़ा मेरी सेल्स का काफी लॉस हुआ। हाँ, 7 से 10 दिन की सेल थी, हाँ। मैंने टिकट राइज की कि मैं ये रॉन्ग डिस्काउंट लगा हुआ है,
हाँ 24 घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए, हाँ 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं। और आप वो डिस्काउंट चेंज भी नहीं कर सकते? उसको कुछ नहीं कर सकते, फिर हमें एट द एंड वो पोज करनी पड़ी लिस्टिंग्स हाँ जिस जिस पे गलत लगा हुआ, तभी ये हुआ। अच्छा, और वो भी पुलिस ने क्या 4 दिन जवाब दिया? 2 दिन कोई जवाब नहीं आता उनका, हाँ कुछ नहीं इनका, यही तो पता नहीं कैसे कैसे स्टाफ बिठा रखा उन्होंने वहाँ पे, हाँ पूछते कुछ है बताते कुछ है। अच्छा इतने थोड़े पढ़े लिखे ज्यादा स्टाफ बैठे हुए हैं मीशो में जो ये सपोर्ट संभाल रहे हैं। हाँ तो उसमें 3 दिन तो 2 दिन तो भेजा मैंने, मेरे ऑर्डर्स काफी अच्छे आ रहे थे, मैं कोई नहीं, मैंने स्टॉक बना रखा था कम से कम, नहीं तो 20,000 बैग के आसपास मेरे गोडाउन में थे, उससे हाँ ऊपर ही होंगे, 20,000 के आसपास ही थे। और मैं ये भी फंसेगा, हम्म, फिर मैंने क्या किया, 2 दिन भेजे, मैं नहीं अब नहीं भेज सकता, 2 दिन में ही मेरे को देखा कि लॉस हो रहा है, तो कुछ 1 रुपया नहीं बच रहा, घर से हाँ और जा रहा है, तो हाँ मैंने फिर वो लिस्टिंग पोज कर दिया। और आज तक टिल डेट कोई जवाब नहीं मीशो से कि ये क्यों हुआ? फिर मैंने थोड़ा सोर्स लगाए, हम्म, मैंने सारे डिस्काउंट हटवा दिए, उनका जो मेन बंदा प्रमोशन लगाता है ना, हाँ उसी बंदे का नंबर निकाला, हाँ उस बंदे ने आधे घंटे के अंदर हाँ प्रमोशन हटा दिया। अच्छा, और जो उनके हाथ लॉस में हुआ था उसका कोई कोई डिबेट नहीं, कोई रिप्लाई? 1% नहीं, अच्छा और उनके एंड से हुआ, हम्म और काफी सेलर्स के साथ हुई ये चीज। एग्जैक्टली अब कई सारे, जैसे इसमें 3-4 टाइप के डिस्काउंट है, हाँ हमने किसी में 5% दे रखा, किसी में कुछ दे रखा, किसी में कुछ, हम्म, उन्होंने मिलाया जुलाया सब, हम्म, 35% एक साथ डिस्काउंट, हाँ सस्ता हो गया प्रोडक्ट। अच्छा तो उस टाइम विजिबिलिटी तो बूम करेगी, सीधा 200 रुपये प्राइस ड्रॉप हो गया लगभग। हम्म ऑर्डर्स लोग कर रहे थे, जिन्हों को उस टाइम मिल गया उनकी हम्म किस्मत थी। हाँ हाँ वो तो सही बात है। तो अगर कोई नया चालू कर रहा है तो आप क्या सजेस्ट करोगे उसको कि सीधा जैसे आपने जो प्रोसेस समझाया करने के बाद सीधा एड्स लगा दे और ऑर्डर ले, या पहले मैट्रिक्स को समझें, चीज़ों को समझें और फिर एक ग्रेजुअली स्केल करें एड्स को? एड्स भी एक रीजन होता है लोगों का लॉस का। फुल टाइम जॉब में जो लोग होते हैं हम्म। वो अगर साथ में ई कॉमर्स स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या ये पॉसिबल है, और अगर हाँ तो कैसे टाइम मैनेज करें? पॉसिबल है ये, इन केस 9 to 5 की जॉब होती है मैक्सिमम, और सैटरडे संडे सबका ऑफ होता है। 9 to 5 के बाद आप 7 बजे 8 बजे घर आ रहे हो, थोड़ा रिलैक्स दो 1-2 घंटे, अब 10 से 11 बजे का आप 1 घंटा आप ई कॉमर्स में पैनल को ध्यान दोगे, एक आप अच्छा काम कर सकते हो, फुल अपनी एफिशिएंसी से करते हैं। और उसके बाद सैटरडे संडे आपका फिक्स है, जो आप बाहर घूम रहे हो फिर रहे हो, जो चिल आउट का टाइम होता है, उसमें आपको फिर प्रोडक्ट सोर्स पे ध्यान देना पड़ेगा कि मेरे को ये इतना प्रोडक्ट करना है, यहाँ से ये करना है। तो ये इजीली मेंटेन, और सुबह सुबह जो पैकेजिंग करके आप लग जाओ ऑर्डर, घर पे कोई भी डिस्पैच करके दे देगा, सिंपल है, ऐसे कोई तो भी। क्या घर से इंसान स्टार्ट कर सकता है या अलग स्पेस जरूरी है? घर से स्टार्ट करो, जब आपका बिजनेस ग्रो हो जाए तो एक अलग वेयर हाउस लो आप बढ़िया सा, तब काम करो। ई कॉमर्स में हमने ऐसा सुना है कि चोरियां बहुत होती हैं, जो डिलीवर करता है सामान तो बीच में से सामान गायब हो जाते हैं, तो ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है? हाँ मेरे साथ हुआ है, एक बार मेरा जो बैग्स है ना वो मार्केट में बिक रहे थे 100-100 रुपए में, है जो बढ़िया प्रोडक्ट है उनके लिए तो फ्री का है, हाँ तो चोरी करके पैकेट है और बेच दे। मैंने देखा, मैं बैग आ कहाँ से रहा इनके पास, मैं कहीं दे नहीं रहा, ऑनलाइन ये खरीद के इस रेट में बेच नहीं सकते, फिर आखिरी में देखा कि मैं चोरी हो रहा है, तो फिर मैंने देखा कि मैं किस कहाँ से चोरी हो रहा है, ये रास्ते में चोरी हो रहा है या मेरे से ज्यादा पैकेट लेके जा रहे हैं, कैंसिल पैकेट लेके जा रहे हैं। हाँ फिर धीरे धीरे उनको पकड़ी चैन, हाँ उनका थोड़ा इलाज किया अच्छे से, अच्छा फिर चोरी तो बंद होगी। हाँ बट वही आप उस पे फोकस करोगे ना आपके पैनल पे, तो आपको पता चल जाएगा कि चोरी हो रही है नहीं हो रही, सबसे मेन इम्पोर्टेंट। मेन ये है कि मैट्रिक्स को ही पकड़ना, कि जो अपन बात कर रहे थे मैट्रिक्स वाली, तो ये मैट्रिक्स को अगर आप पकड़ लोगे तो कि कैंसिल ऑर्डर्स का है, रिटर्न्स का है, तो ये पकड़ में आ सकता सबसे है। मेन चीज वही है, नहीं डिलीवरी बॉय पागल बहुत बनाते हैं लोगों को। अच्छा उत्कृष्ट भाई, अगर कोई भी डिलीवरी बॉय आपका ऑर्डर पिकअप करने ही नहीं आ रहा है तो उसमें क्या करें? इसके 2 स्टेप है मेनली, कि एक तो आप उनके पैनल पे, जैसे मीशो का ऑर्डर, तो मीशो के पैनल पे जाके टिकट राइज करो, माई पिकअप इज नॉट डन येट, तो उसमें आपको डालना है, एक उनका जो भी कंपनी का है उनको मेल करनी है कि ये मेरा ऑर्डर आईडी है, ये आपकी तरफ से आनी दे, क्योंकि मीशो का रिस्पॉन्स आता लेट, आप इतने में उनकी मेल आईडी पे करोगे तो वो आगे रीजन पूछते हैं कि ऑर्डर क्यों नहीं पिकअप हुआ। जो डिलीवरी बॉय है ना वो काफी दिमाग लगाते हैं आजकल, कि क्या करते हैं, कस जो हमारा सेलर्स है ना उनको बोलते हैं, सर आपका ओटीपी दे दो, हमें आईडी क्लोज करनी पड़ेगी ये, कि आपका पिकअप हम कल कर लेंगे, अब आप ओटीपी दे दो। तो ओटीपी प्रोवाइड करते हो, कह देते कि हम थे नहीं, मतलब सेलर था नहीं, बट वो ओटीपी दे दिया उन्होंने कि हम आप कल पिकअप कर, अच्छा, और रिटर्न? तो ये ओटीपी नहीं देना,
हाँ सबसे मेन चीज। ओके। बहुत तेज चल रहे हैं आजकल लोग ये, तो इस चीज पे थोड़ा ध्यान रखना। जो ड्रॉप शिपिंग होती है, तो ड्रॉप शिपिंग डेड हो चुकी है या अभी भी अपॉर्चुनिटी ड्रॉप शिपिंग में बाकी है? जो मेनली अभी तक जो ड्रॉप शिपिंग चल रही थी ना, वो एक अलग ही ड्रॉप शिपिंग थी। अब एक न्यू ड्रॉप शिपिंग आई है मार्केट में, वो अभी बहुत कम लोग कर रहे हैं। हमने भी बस अब जस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं इन 1 वीक। उसमें क्या है, आप कहीं भी इंडिया में हो, आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे आप वर्क कर सकते हो बाय ड्रॉप शिपिंग। कि हमारा प्रोडक्ट सोर्स सब कुछ यहाँ से होगा, आपको अकाउंट मैनेजमेंट भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। एट द एंड आपका जीएसटी नंबर यहाँ का अप्लाई होगा, आपका अकाउंट वगैरह जो चीज़ है डॉक्यूमेंट्स, वो दिल्ली की अप्लाई होगी। तो दिल्ली से आपका सारी चीज़ें मैनेजमेंट होगी। तो ये हम नई ड्रॉप शिपिंग है और इसमें प्रॉफिटेबिलिटी की मैक्सिमम चांसेस है। अच्छा, इसमें हम लॉस का तो कहते हैं, इसमें जो सेलर है उसको करना क्या रहेगा? सेलर को या तो खुद अकाउंट मैनेजमेंट करे तो उसका अकाउंट मैनेजमेंट के पैसे बच जाएंगे, उसका बस पैसा लगेगा। और अकाउंट मैनेजमेंट करेगा तो अकाउंट मैनेजमेंट करेगा। प्रोडक्ट हमको यहाँ से भेजना है, प्रोडक्ट हम प्रोवाइड करेंगे, फोटोज हम प्रोवाइड करेंगे, रिटर्न्स मैनेजमेंट हम करेंगे, आपका जो क्लेम मारने कोई गलत रॉन्ग रिटर्न आता है वो हम मैनेज करेंगे, हर चीज हम मैनेज करेंगे। मतलब आप ये बोल रहे हो कि वो अपना खुद का ब्रांड बना सकता है, मैन्युफैक्चर भी आप करोगे, सारी चीजें आप कुछ करोगे, डिस्पैच भी आप करोगे, रिटर्न भी आप संभालोगे, उसको सिर्फ वो प्रोडक्ट को प्रमोट करना है मार्केट प्लेसेस, बस राइट? सबसे ओके ये एक बिल्कुल न्यू प्लान है। ओके कोई एक दो ही लोग कर रहे हैं अभी करंटली, ओके। और ये एक अच्छा प्रॉफिटेबल कह सकते हैं, क्योंकि एक टाइप से ई कॉमर्स ही चल रहा है, हाँ हाँ, कुछ अलग नहीं चल रहा। सही है। उसमें जो पिछली ड्रॉप शिपिंग थी उसमें क्या है, वेबसाइट पे हम सेल्स करते थे, और वेबसाइट पे जो आरटीओज है ना उसके चार्जेस होते थे, तो वो हमें दिक्कत देते थे। तो इस रीजन से वो थोड़ी बिल्कुल खत्म हो चुकी है आज के टाइम पे ड्रॉप शिपिंग। तो जैसे ई कॉमर्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये 2025 में आपको लगता है कि इतना सब कुछ ई कॉम हो गया है, हर कोई ई कॉमर्स में घुस रहा है, मतलब हर कोई कंटेंट बना रहा है ई कॉम का, इतना लोगों ने फैला दिया है, तो आपको नहीं लगता कि इसका सेचुरेशन आ गया है 2025 में, या और बढ़ेगा? अभी तो स्टार्ट हुआ है। अच्छा। मेनली अभी तो मैक्सिमम लोग ऑफलाइन सेल्स पे ऑफलाइन खरीदते हैं सामान, अभी ऑनलाइन पे धीरे धीरे लोग शिफ्ट होंगे, और उस टाइम इसके ड्रॉबैक भी होंगे और बढ़िया पॉइंट भी होंगे। इन केस ज्यादा कूड़ा मार्केट में फैला दिया तो ऑनलाइन से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। और जो अच्छे आजकल लोगों को है कि ब्रांडेड चीजें लोग खरीदते हैं, तो उसमें हमारा ये रहता है कि कस्टमर का एक्सपीरियंस बनता है, लोग बताते हैं कि मैंने ये ऑनलाइन मंगाया है, तो फिर उससे अभी मार्केट में बढ़ेगा ऑनलाइन। अगर आपको एक एडवाइस देनी हो, जो एक नया इंसान चालू कर रहा है ई कॉमर्स, तो वो एक एडवाइस क्या होगी? एडवाइस सबसे मेनली है कि एक तो आप स्टार्टिंग में तो स्टार्ट करो, बट एक ब्रांड की तरफ थोड़ा फोकस करना, और जो कस्टमर एक्सपीरियंस को सबसे ज्यादा जरूरी है आपको मेंटेन करना जरूरी है, कि कस्टमर को आपका प्रोडक्ट पसंद आना चाहिए। उत्कर्ष भाई, एक रैपिड फायर राउंड जहाँ मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको 1 लाइन या 1 वर्ड में आंसर देना है। जब का ब्रांड है क्लूची, ब्रांड के पीछे क्या फिलोसफी है? फिलोसफी एक कॉपी किया हुआ ब्रांड है। अच्छा। बाहर कोई ब्रांड है, हाँ। तो उस टाइम हमने वहां से इंडिया में रजिस्टर्ड करा लिया था इसे। तो अच्छा। हम उसे ये नहीं कह सकते कि मैंने माइंड लगा के करा, हाँ। ये बाहर के ब्रांड का है। आपका फेवरेट प्लेटफॉर्म जो आप सजेस्ट करेंगे लोगों को? फेवरेट तो अमेजोन ही रहेगा, बट अमेजोन पे सेल्स हमारी नहीं है, पर आपकी हो सकती है। राइट प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने का गोल्डन रूल? टेस्टिंग सबसे मेन चीज। बेस्ट कैटेगरी में रिटर्न्स का बिगेस्ट रीजन क्या होता है? बेस्ट कैटेगरी में रिटर्न्स का बिगेस्ट हाँ। रीजन, कस्टमर को जरूरत ही नहीं है प्रोडक्ट, अच्छा। वो ऐसे ही मंगा लिया उन्होंने। मैक्सिमम लोग का यही आता हमारा। आपका बिगेस्ट कॉम्पिटिटर कौन है? आप खुद हो या कोई और ब्रांड? काफी ब्रांड्स है, ऐसा कोई इशू नहीं है, वही है, बट हम उनके लेवल पे पहुंचेंगे। अभी तो हमारा इनिशियल स्टेज है, हम कोई ज्यादा कुछ कर नहीं रहे, बट एट द एंड बढ़िया करेंगे। मनी, फेम या ब्रांड वैल्यू, आप किसको इम्पोर्टेंस देते हैं? ब्रांड वैल्यू। अगर आपको एक एडवाइस देनी होगी किसी भी बिगनर को, तो क्या एडवाइस हो? आप स्टार्ट करो, जल्द से जल्द, सोचना कम करो, क्योंकि लोग पहले सोचते हैं कि मैं पहले सीख के स्टार्ट करूंगा। आप सीधा स्टार्ट करो, आप करते करते सीखोगे, जो करते करते सीखोगे वो आप कभी पहले से सब कुछ देख के आप स्टार्ट करोगे तो कुछ सीखने में मजा नहीं आएगा, हाँ। और सीख भी नहीं पाओगे। हाँ। आपको स्टेप लेना ही पड़ेगा। चलिए, तो ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इट वाज अ नॉलेजफुल एपिसोड। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू।